सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए, आज का जो विषय है वो है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत प्लेटो के राज्य की अवधारणा और न्याय की अवधारणा है ना, साम्यवाद की अवधारणा, इसमें कौन कौन से विचार उनके जो प्रचलित हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चर्चा आज केवल प्लेटो को केंद्र बिंदु मानकर उन्हीं के विचारों पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको समझेंगे और उनके विचारों को देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लेटो। राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो। तो प्लेटो एक महान दार्शनिक है और पाश्चात्य संस्कृति से संबंध है उसका। इसका जो जन्म है वो कुलीन परिवार में 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये जो प्लेटो नामक व्यक्ति है इसका जन्म 427 ईसा पूर्व, बात बहुत पुरानी है। दूसरा, पिता का नाम एरिस्टोन, माता का नाम पैरिक्तियोन, माता का नाम, पिता का नाम और जन्म। अब वास्तविक नाम किसका? प्लेटो का जो वास्तविक नाम है, प्लेटो तो बाद में कहने लगे, लेकिन वाकई जो इसका वास्तविक नाम है वो है एरिस्टोक्लीस। ये है इसका वास्तविक नाम, किसका? प्लेटो का। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या है? एरिस्टोक्लीस। व्यायाम प्रशिक्षक इसको प्लाटोन के नाम से पुकारता था। यानी जो इसका व्यायाम प्रशिक्षक था वो प्लेटो को प्लाटोन के नाम से जानता था, यानी पुकारता था। अब ये प्लाटोन कहता क्यों था इसको? क्योंकि ये सुंदर कद काठी का था। कौन? प्लेटो। तो शारीरिक बनावट के आधार पर उसका नाम टीचर ने, जो भी टीचर था व्यायाम प्रशिक्षक, इसने इसको प्लाटोन कहना शुरू कर दिया। और ये जो प्लाटोन है बाद में चलकर प्लेटो बन गया, यही शब्द, तो वो प्लेटो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वाकई जो वास्तविक नाम है वो है एरिस्टोक्लीस। किसका? प्लेटो का। जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, वास्तविक नाम, और जिस नाम से वो प्रसिद्ध है प्लेटो के नाम से, वो प्लेटो कैसे पड़ा, ये बात समझ में आ गई। अब आगे की बात करते हैं। आगे 81 वर्ष की अवस्था में 347 ईसा पूर्व
प्लेटो की मृत्यु हो गई। अपने शिष्य की एक शादी समारोह में ये जा रहे थे, वहीं इनका देहांत हो गया। तो 81 वर्ष की अवस्था में मृत्यु, 347 ईसा पूर्व। प्लेटो का जन्म, प्लेटो का वास्तविक नाम और कहाँ पर ये पैदा हुए, इतना भर जानकारी हासिल हुई। इन्होंने राजदर्शन की दृष्टि से प्लेटो ने मुख्य रूप से 3 ग्रंथों की रचना की। कौन से 3 ग्रंथ हैं? और वही फेमस है और सर्वाधिक अगर परीक्षा में पूछा भी जाता है इससे संबंधित तो यही प्रश्न बनता है। और उनमें पहले नंबर पर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक, द रिपब्लिक। एक नंबर यानी पहले नंबर पे तो है द रिपब्लिक और दूसरे नंबर पर है स्टेट्समैन, द स्टेट्समैन। और तीसरा ग्रंथ है लॉज, द लॉज। ठीक है भाई, 1 2 3 प्लेटो द्वारा लिखित 3 ग्रंथ, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज, ये ही पूछे जाते हैं। अब चूंकि इनमें लिखा गया बहुत कुछ है, अब जरा उसकी चर्चा करते हैं। संदर्भ यही है कि परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक की बात करें अगर, तो इसमें दिया हुआ है ऐसी आदर्श राज व्यवस्था का अनुसंधान करने का प्रयास किया जो न्याय पर आधारित हो। रिपब्लिक में जो लिखा गया है वो क्या, कि ऐसी आदर्श राज व्यवस्था के बारे में अपने विचार दिए हैं जो टोटल आधारित किस पर है, न्याय पर आधारित। लेकिन ये जो इनका न्याय है प्लेटो का, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो न्याय व्यवस्था है जिसका न्याय का हम अर्थ समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम अलग है इनका। अब वो एकदम अलग क्या है, जरा इसकी भी चर्चा अभी करेंगे। दूसरा, इसकी रचना, किसकी रचना, रिपब्लिक की, इसकी रचना प्लेटो ने 40 वर्ष की अवस्था में की थी। जब प्लेटो की उम्र 40 वर्ष हो गई तब रिपब्लिक नामक ग्रंथ की रचना की। और ये ग्रंथ किस पर, आदर्शवादी राज्य के विचारों पर आधारित है। तो 40 वर्ष की उम्र पर आते आते व्यक्ति तो वैसे ही संत हो जाता है, उसके विचार बहुत बदल जाते हैं, आदर्शवादी हो ही जाता है। तो इनके मन में भी आदर्शवाद के विचार उत्पन्न हो गए और इन्होंने रिपब्लिक नामक ग्रंथ लिख डाला और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया जो दिमाग में आए वो विचार दिए। अब वो क्या क्या विचार हैं, जरा उनकी चर्चा और करते हैं। पहले
प्लेटो की न्याय की अवधारणा, यानी प्लेटो ने जो न्याय पर अपने विचार व्यक्त किए है ना, क्या विचार व्यक्त किए हैं वो द रिपब्लिक में लिखा हुआ है। अब उस पर जरा एक दृष्टि डाल के देखते हैं। पहले पॉइंट, प्लेटो न्याय को मनुष्य की आत्मा का एक अनिवार्य गुण माना। न्याय मनुष्य की आत्मा का एक अनिवार्य गुण, पहली लाइन तो ये कौन मान रहा है? प्लेटो। क्योंकि ये आत्मा की बात कर रहा है तो ये बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि बंदा आदर्शवादी की बात करेगा, यानी पूरी तरह से आदर्शवादी, यानी दार्शनिक तो है ही। दार्शनिक का मतलब क्या है? वो जो अपने विचार अपने अनुभव से जो उसको लगे वो उसने प्रकट कर दिए, वो किताबों में प्रकट कर दिए, है ना, कोई ग्रंथ लिख के प्रकट कर दिया। अनेकों विचार ही तो हैं। अब ये अलग बात है कि उन विचारों पर क्रियान्वयन हुआ या नहीं हुआ, बहरहाल उसने अपने विचार दिए तो दार्शनिक हुआ। अब चूंकि ये विचार जो होते हैं तत्कालीन समाज से हट के होते हैं, ठीक है ना, तो समाज उस समय स्वीकार कर रहा है या बाद में कर रहा है या नहीं कर रहा, ये अलग बात है, लेकिन उसने विचार अपने दिए। दूसरा, वह राज्य के गुण तथा व्यक्ति के गुण समान मानता है। एक दूसरी लाइन ये, पहली लाइन तो कह रहा है कि न्याय को मनुष्य की आत्मा का एक अनिवार्य गुण माना प्लेटो ने। दूसरा कहता है राज्य के जो गुण हैं वो व्यक्ति के गुण हैं, दोनों भाई समान हैं। अब ये समान कैसे है, जरा इस बात को अभी आगे देखेंगे। कैसे देखेंगे? व्यक्ति के 3 गुण प्रमुख होते हैं। कौन कह रहा है? प्लेटो। प्लेटो कहता है कि व्यक्ति के 3 प्रमुख गुण, उसका अपना आकलन है। पहला है तृष्णा, दूसरा है शौर्य और तीसरा है विवेक। ये तो प्लेटो कह रहा है 3 गुण किसके? व्यक्ति के। अब यहीं पर दूसरा, तृष्णा का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्पादक वर्ग। ये तो हो गई व्यक्ति की बात। अब ये बात होती है राज्य की। राज्य के प्रमुख गुण, राज्य के गुण, 3 ही गुण राज्य के बता रहा है, यानी व्यक्ति के 3 गुण तृष्णा, शौर्य और विवेक, और राज्य के गुण में भी आएगा वो क्या? तृष्णा का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्पादक वर्ग। अब राज्य में उत्पादक वर्ग होता ही है ना, उत्पादन तो करेगा ही, जैसे किसान है ना, मजदूर हो गए, जो कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले है ना, शिल्पकार हो गए, ये सब उत्पादक वर्ग हैं। तो राज्य का जो उत्पादक वर्ग है वो तृष्णा का प्रतिनिधित्व करने वाला। यहाँ व्यक्ति की बात हो गई और यहाँ राज्य की बात चल रही है, तो समानता दर्शा रहा है। क्या कह रहा है? राज्य के गुण और व्यक्ति के गुण समान है। तो राज्य में ही तो व्यक्ति होगा, तो व्यक्ति कौन सा? उत्पादक वर्ग। एक उसने समूह बना लिया उत्पादक वर्ग, तो वो कह रहा है भाई तृष्णा का प्रतिनिधित्व करने वाला। दूसरा शौर्य। शौर्य का
प्रतिनिधित्व करने वाला सैनिक वर्ग। लो जी, दूसरा सैनिक वर्ग जो शौर्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अरे हर एक व्यक्ति में ये तीनों गुण होते हैं, तृष्णा भी होता है, शौर्य भी होता है, विवेक भी होता है। लेकिन अब इसकी तुलना कर दी राज्य से। राज्य का एक समूह बनाया जो वर्गों का अलग अलग। उत्पादक वर्ग कह दिया तृष्णा का प्रतिनिधित्व, सैनिक वर्ग बनाया तो कह दिया भाई शौर्य का, और तीसरा विवेक, विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला संरक्षक या शासक वर्ग। लो जी, अब तीनों हो गए यहां पर, ये तृष्णा, शौर्य, विवेक, और ये तीनों व्यक्ति के, और ये राज्य के हो गए गुण। ठीक है, तो वो कहता है राज्य के गुण और व्यक्ति के गुण समान। अब ये बात आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इसने इनको डिफाइन किया है, तृष्णा को, शौर्य को और विवेक को व्यक्ति और राज्य से जोड़कर इनके बीच में समानता को दर्शाते हुए। चलिए भाई, अब इससे आगे देखते हैं। यहाँ तक तो बात कुछ समझ में आई कि भाई प्लेटो ने जो विचार दिए हैं न्याय से संबंधित, उसमें राज्य और व्यक्ति दोनों के गुणों को समान सिद्ध कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे गुण होते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। जब व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण करता है, जब व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण करता है तो तीन ही चीजें होंगी उसमें। एक तृष्णा होगी, दूसरा शौर्य और तीसरा विवेक। ठीक, इनके निर्माण करने से, यानी व्यक्ति के चरित्र का जब निर्माण होगा, कब होगा? जब ये तीनों चीजें उसके अंदर विकसित होंगी, और फिर बनेगा इन्हीं तीनों से आदर्श राज्य। तो घुमा फिरा के कहने की बात है, बहरहाल सीधा सीधा ये समझो कि आदर्श राज्य बनाने के लिए, आदर्श राज्य के निर्माण के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है व्यक्ति के अंदर, जिसमें तृष्णा, शौर्य और विवेक। अगर ये व्यक्ति के अंदर तीनों गुण हैं तो पक्का ये प्लेटो कह रहा है कि आदर्श राज्य का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के निर्माण की बात जो है वो व्यक्ति के चरित्र यानी सदाचार पर टोटल टिका हुआ है, यानी वो नैतिक गुणों की बात करता है। कौन? प्लेटो। तो अगर व्यक्ति के अंदर ये नैतिक गुण होंगे तो आदर्श राज्य का निर्माण हो जाएगा। अब चलते हैं उन व्यक्तियों की भी ओर जिन्होंने इसके संदर्भ में अपने कथन दिए। तो पहला आदमी है फॉस्टर। फॉस्टर के अनुसार यह क्या कहता है? प्लेटो के न्याय शब्द का लगभग वही अर्थ है जो हमारे लिए नैतिकता का। ये जो कथन लिखा हुआ है ये फॉस्टर ने कहा है, और फॉस्टर ये कहता है कि प्लेटो के न्याय शब्द का लगभग वही अर्थ है
जो हमारे लिए नैतिक था। तो जो न्याय है वो पूरे के पूरा टिका हुआ है किस पर? नैतिकता पर। यह बात प्लेटो के संदर्भ में जो न्याय की अवधारणा है उसके बारे में कहा है। किसने? फॉस्टर ने। अब दूसरा एक और व्यक्ति है जॉवेट के अनुसार प्लेटो का न्याय ज्ञान के व्यवहार में प्रयोग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यानी जॉवेट कहता है कि प्लेटो का न्याय ज्ञान के व्यवहार में प्रयोग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये कथन दोनों हैं ज्ञान के व्यवहार, यानी सब कुछ निर्भर कर रहा है ज्ञान पर, है ना। ज्ञान पर ही निर्भर है प्लेटो का न्याय की अवधारणा। यह बात जॉवेट और ऊपर फॉस्टर, यानी दो कथन। मुझे ये लगा कि भाई ये जरूरी है तो बताया। अब आपके काम का है तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। दिमाग में कर लें ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर कागज़ पे तो कर ही लीजिए, है ना, नोटबुक पे। बेहतर तो यही है कि दिमाग में ही ये चीज़ें रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जेब का पैसा, है ना, और खुद का ज्ञान हमेशा काम आता है ज़रूरत पड़ने पर, अन्यथा भागते डोलो। अगला देते हैं न्याय सिद्धांत की विशेषता। न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। अब प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दे दिया, अब उसको जरा संक्षिप्त रूप से दिमाग में बैठाते हैं भाई। तो लेते हैं जो पहला, त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य। अभी इस बात की चर्चा की है कि व्यक्ति और राज्य दोनों में तीन गुण, तृष्णा, शौर्य और विवेक, राज्य में भी और व्यक्ति में भी तीन गुणों पर आधारित उसने ये बात कही प्लेटो ने। दूसरी बात क्या कही है भाई? कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत क्या कहा है इन्होंने? क्योंकि तीन गुण हैं और तीनों गुण अलग अलग व्यक्तियों के लिए हैं। उत्पादक वर्ग के लिए अलग, सैनिक वर्ग के लिए अलग और शासक वर्ग के लिए अलग। कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा किसका? अपने अपने कार्यों का, कार्य विशेषीकरण का। यानी उत्पादक वर्ग है वो उत्पादक वर्ग में ही रहे और अपना कार्य करे, संरक्षक वर्ग जो शासक वर्ग है वो अपना कार्य, यानी एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो ये सिद्धांत है न्याय सिद्धांत का दूसरा पॉइंट, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य। और तीसरा पॉइंट आता है नैतिक सिद्धांत। लो जी, अब मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा प्लेटो का जो आदर्शवादी राज्य की अवधारणा है ना, और जिसमें न्याय की बात हो रही है, तो वो सब का सब नैतिकता पर ही तो आधारित है। चौथा नंबर है व्यक्तिवाद का विरोधी। प्लेटो है वो क्या कहता है जी? व्यक्तिवाद का विरोधी है। वो एक को लेके नहीं चलता, प्लेटो सबके साथ। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये कह सकते हैं प्लेटो व्यक्तिवादी नहीं समष्टिवादी है। कैसा है? समष्टिवादी, यानी सबको
सबका साथ सबका विकास, यानी सबको लेके चल रहा है। कौन? प्लेटो। किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, वो सबकी बात कर रहा है। 5वां पॉइंट, दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा, इसका मतलब राजा को बहुत ही ज़्यादा कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए, है ना। दार्शनिक शासक, है ना, ज्ञान का शासन। और तीसरा पॉइंट देते हैं, ज्ञान की संप्रभुता। राजा जब दार्शनिक होगा यानी ज्ञानी होगा तो शासन ऑटोमेटिकल वही ज्ञान का हो रहा है। और अज्ञानता क्या है? बुराइयां हैं, वही तो अज्ञानता है। जब ज्ञान होगा तो बुराई नहीं होगी, तो बिल्कुल दार्शनिक हो गया शासक। और फिर सब कुछ किस पर टिकेगा? यानी सत्ता किसकी होगी? ज्ञान की, केवल ज्ञान की। संप्रभुता जो होगी वो किसकी होगी? ज्ञान की होगी। न्याय सिद्धांत की विशेषताएं हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और छठा पॉइंट है आंगिक एकता का सिद्धांत। आंगिक एकता का सिद्धांत का मतलब यह है कि राज्य शरीर है ना, और व्यक्ति और राज्य के अंग, ठीक है ना। व्यक्ति और वर्ग, जो 3 वर्ग बताए हैं वो क्या हैं? राज्य के अंग हो गए। आंगिक एकता का सिद्धांत, तो शरीर है, शरीर के ये अंग है भाई, इनको अलग नहीं कर सकते, प्लेटो कह रहा है। क्योंकि कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति, यानी व्यक्ति राज्य से अलग नहीं है, कोई भी वर्ग राज्य से अलग नहीं है, वो इसके अंग है। ये बात प्लेटो के न्याय सिद्धांत में शामिल है, इसकी ये प्रमुख विशेषताएं हैं। तो त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य, कार्य विशेषीकरण, भाई एक दूसरे के मामले में कोई दखलंदाजी नहीं, तीनों गुण व्यक्ति में होने चाहिए, वो राज्य में भी होने चाहिए, नैतिकता पर पूरा आधारित होना चाहिए। और व्यक्तिवाद का विरोधी है प्लेटो, कहता है जी सबको साथ में लेके चलो, है ना, इंडिविजुअल कुछ नहीं। दार्शनिक राजा होना चाहिए और सब कुछ टिका होना चाहिए ज्ञान पर। और आंगिक एकता का सिद्धांत। 6 पॉइंट हैं जो मोटा मोटे तौर पर अगर समझें तो ये 6 पॉइंट से राज्य जो न्याय सिद्धांत है प्लेटो का वो समझ में आ जाता है। और एक बात एक लाइन में कहें अगर, तो सब कुछ नैतिकता पर आधारित। तो ये तो रही बात न्याय सिद्धांत की विशेषताओं की। अब आगे की बात करते हैं जी। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। अब प्लेटो राज्य के अंतर्गत जो शिक्षा की व्यवस्था है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उस पर उसके क्या विचार है, जरा इसको भी देखते हैं। प्लेटो समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता। इसकी शिक्षा सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए है। उत्पादक वर्ग इससे वंचित रहता है। लो जी,
प्लेटो ने अपने जो विचार शिक्षा से संबंधित दिए उसमें क्या बात कही है कि केवल संरक्षक वर्ग के लिए शिक्षा है, उत्पादक वर्ग के लिए बिल्कुल नहीं। तो सभी के लिए शिक्षा की बात नहीं कह रहा है कौन? प्लेटो। अब संरक्षक वर्ग में कौन से दो वर्ग आ गए? एक तो आ गया सैनिक वर्ग और दूसरा आ गया शासक वर्ग। वो कहता है जी ये दो वर्ग शिक्षा ग्रहण करेंगे और उत्पादक वर्ग को शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं है। लो जी, कितना आदर्शवादी आदमी और यहाँ पर आके फेल। अरे जब भाई तो सभी की बात कर रहा था तो इनको क्यों वंचित किया? इनको भी होना चाहिए, ये मेरा विचार है ना। तो कायदे से आदर्शवाद पूरी तरह से संभव ही नहीं, क्योंकि कहाँ हो पाया? यहाँ सब कुछ सही चल रहा था, यहाँ आके बिगाड़ दिया। संरक्षक वर्ग को ही शिक्षा की बात कर रहे हैं कौन? प्लेटो। उत्पादक वर्ग के नहीं। खैर ये उनके विचार भाई, अगर हमारा विचार होता तो ये गलत है। अब क्यों दिए ये देखते हैं अभी। सैनिक वर्ग की शिक्षा 30 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाएगी, हो जाती है। यानी सैनिक वर्ग को अगर शिक्षा दी जा रही है तो कब तक? 30 वर्ष की आयु तक, यानी 30 साल तक उसको शिक्षा ही देना है। कौन कह रहा है? प्लेटो। बाप रे, 30 साल तक शिक्षा ही देते रहो। दूसरा, शासक वर्ग की शिक्षा 50 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। ठीक है भाई, ये 30 साल तक पढ़ेगा सैनिक वर्ग और शासक वर्ग 50 साल तक पढ़ता रहेगा, तो इनके अंदर ज्ञान तो बहुत आ जाएगा। और जब ज्ञान बहुत आ जाएगा तो क्या होगा? फिर तो कोई बुराई होगी नहीं और राज्य में ही बुराई पनपती है। शासक वर्ग 50 साल तक पढ़ाएगा जी, बहुत सही, उसको शिक्षा मिलती ही रहेगी। और 30 वर्ष तक सैनिक। ये विचार किसका? प्लेटो का। दूसरा, प्लेटो स्त्री पुरुष समानता का समर्थक। अतः स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है। शासक वर्ग हो चाहे वो सैनिक वर्ग हो, इसमें पुरुष भी और स्त्री दोनों शिक्षा ग्रहण करेंगे। उत्पादक वर्ग तो वंचित ही है, उससे तो कोई मतलब है ही नहीं, ना तो उसके स्त्री और ना उसके पुरुष। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वो सैनिक और शासक वर्ग की जब शिक्षा दी जा रही है तो स्त्री पुरुष समानता का समर्थक है। अच्छी बात है, ये तो जो अच्छी बात है उसका समर्थन करना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों को पहली बार यही व्यक्ति है जो 427 ईसा पूर्व में पैदा हुआ और वो आदमी कह रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों को भाई समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। खैर अपने विचार होते हैं, कोई व्यक्ति किसी के विचार का खंडन कर सकता है बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस टाइम जिस परिवेश परिस्थिति देश काल में वो पैदा हुआ और वहाँ पर खड़े होकर उसने जो अनुभव किया है वही तो लिख रहा है।
तो आज का व्यक्ति ये अनुमान कैसे लगा सकता है कि उस टाइम क्या परिस्थिति रही होगी। तो उसके हिसाब से उसने जो दिया वो अपने विचार दिए, और आज वो प्रासंगिक हैं या नहीं ये तो देखने वाली बात है। अगला है कि यहाँ तक बात होती है। अब दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट में प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा, अब प्लेटो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं यह भी जरा नजर डालते हैं इस पर। यह 6 वर्ष से और 20 वर्ष तक की आयु तक चलती है। प्रारंभिक शिक्षा देखिए 6 वर्ष से शुरू होती है। आज भी हालत यह है कि गवर्नमेंट में प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष से ही है। 6 वर्ष से 20 वर्ष तक क्या चलती है शिक्षा प्रारंभिक, ये प्लेटो कहता है। दूसरा, तथा संरक्षक वर्ग में सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। यानी 6 से 20 वर्ष का जो भी बच्चा है संरक्षक वर्ग का जरूरी है, अनिवार्य है, उसको प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा, इसमें क्या है, कला, संगीत, व्यायाम, यानी जो भी पाठ्यक्रम है प्रारंभिक शिक्षा का, उस पाठ्यक्रम में ये 3 चीज़ें और जोड़ी जाएं। यानी वो कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। जैसे व्यायाम से क्या होता है, शरीर पुष्ट होता है। तो भाई मन के लिए भी तो कुछ हो, तो मन के लिए क्या है, संगीत, मन पुष्ट होता है। तो प्लेटो कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम पाठ्यक्रम में ये शामिल ना करें, इनको भी ज़रूरी है, व्यायाम भी ज़रूरी है, संगीत भी और कला भी। यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से वो बालक को क्या बनाना चाहता है, सुदृढ़, है ना। तो इसलिए प्रारंभिक शिक्षा पर प्लेटो ने जोर दिया, और 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक दी जानी है, केवल और केवल क्या, संरक्षक वर्ग। ठीक है, चलिए भाई, अब प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे भी देखते हैं। 1 मिनट। प्रारंभिक शिक्षा के बाद अब बात करते हैं उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के बारे में प्लेटो का क्या विचार है, तो यह है 20 वर्ष से 30 वर्ष तक चलती है। प्रारंभिक शिक्षा 20 वर्ष तक, और 20 वर्ष से 30 वर्ष तक कौन सी चलेगी, उच्च शिक्षा। ये प्लेटो का अपना विचार है। इसमें गणित, विज्ञान, है ना, ज्योतिष, गणित, विज्ञान, ज्योतिष, तर्कशास्त्र विषय शामिल हैं। यानी ये विषय बहुत ही आवश्यक है पढ़ना। कब, 20 से 30 वर्ष की आयु में, उच्च शिक्षा के अंतर्गत। और गणित में रेखा गणित, रेखा गणित पर ज़्यादा जोर देता है प्लेटो, ज़्यादा
जोर देता है ना। प्लेटो कहता है कि भी गणित में ज्यामिति सीखना बहुत जरूरी है, तो गणित में भी खासकर रेखा गणित की बात। तो ये विषय जो दिए हैं गणित, विज्ञान, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, ये सब कब दिया जाएगा? उच्च शिक्षा में। अपने भारत में भी चाणक्य तक्षशिला में ज्योतिष और तर्कशास्त्र ये दो अनिवार्य विषय थे जिसकी शिक्षा दी जाती थी भारत में। ज्योतिष और तर्कशास्त्र जिसे कहता है रीजनिंग, ये अनिवार्य विषय थे। कहाँ पर? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, है ना। चाणक्य चूंकि गुरु है, तो वो जब शिक्षा देते थे तो भाई ये दो विषय ज्योतिष और तर्कशास्त्र अनिवार्य था, जो प्लेटो भी बताता है अपने यहाँ। आदर्श राज्य की अवधारणा के अंतर्गत अगर शिक्षा की बात प्लेटो कर रहा है उस शिक्षा में, तो ज्योतिष और तर्कशास्त्र ये दो चीजें तो कॉमन ही होंगी। अगला 5 वर्ष तक द्वंद्व तथा दर्शन की शिक्षा, यानी 20 से 30 वर्ष तक तो ये सारे विषय। अब 30 के बाद यानी 35 वर्ष का हो गया, यानी अगले 5 साल तक 2 विषय द्वंद्व और दर्शन, और अगले 15 वर्ष तक विभिन्न पदों पर कार्य करने की व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग दो ही शिक्षा ले रहे हैं, तो अलग अलग पदों पर, मान लीजिए कोई मंत्री है या कोई वित्त मंत्री है या कोई भी पद हो सकता है तत्कालीन, उस पद पर रहने के लिए 15 वर्ष तक विभिन्न पदों पर कार्य करने की व्यवहारिक शिक्षा। तो कितना हो गया? 30, 5, 35 और 15, पूरे 50 साल तक शासक वर्ग को 50 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा ग्रहण करनी है, और सैनिक वर्ग को 30 वर्ष की आयु तक। तो ये 30 से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आप समझ जाइए ये शासक वर्ग की शिक्षा की बात हो रही है। अब यह तो रही प्राथमिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से संबंधित प्लेटो के विचार। अब अगला पॉइंट जो लिया है वो है प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद, साम्यवाद का मतलब कम्युनिज्म। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 2 साधनों का प्रतिपादन किया। क्योंकि आदर्श राज्य बनाना है तो उसके लिए एक साम्यवाद, कम्युनिज्म यानी प्लेटो का जो साम्यवाद है उसने 2 साधन दिए। पहला साधन दिया राज्य निश्चित शिक्षा, ठीक है। और राज्य, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो नियंत्रित शिक्षा, राज्य की नियंत्रित शिक्षा। दूसरा संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति और पत्नियों
का साम्यवाद। दो बातें बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सी? अगर आदर्श राज्य के लक्ष्य को पाना है तो प्लेटो कहता है कि एक तो भाई शिक्षा बहुत जरूरी है, नियंत्रित, कंट्रोल्ड, है ना, जरूर शिक्षा दी जाए, और दूसरा संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद। ये दो बातें। अब शिक्षा की बात तो अभी हम करके ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? साम्यवाद से संबंधित। तो वो साम्यवाद से संबंधित क्या है वो देखना है। संरक्षक वर्ग के सदस्यों के व्यक्तिक संपत्ति और परिवार व्यवस्था का ही उन्मूलन कर दिया। प्लेटो कहता है कि व्यक्तिगत रूप से ना तो आपकी कोई संपत्ति और ना ही आपका कोई परिवार। किसके संदर्भ में ये बात कही गई है? संरक्षक वर्ग के संबंध में। और इसमें क्या होगा? इसके स्थान पर सामूहिक संपत्ति और परिवार की प्रथा का प्रतिपादन किया ताकि आदर्श राज्य व्यवस्था का पतन न हो सके। लो जी, वो कहता है संरक्षक वर्ग में जो संपत्ति होगी सब मालिक होंगे, एक नहीं होगा। चूंकि परिवार बना नहीं सकते तो परिवार प्रथा बिल्कुल खत्म, है ना। तो क्या होगा? सारी स्त्रियां सारे संरक्षक वर्ग की हो गई, ठीक है। उन पर अधिकार सभी का, व्यक्तिगत रूप से किसी का नहीं। अब भविष्य अगर देखें तो किसी को पता ही नहीं चलेगा किसकी संतान है ये, है ना, और कोई हक उस पर जमा नहीं सकता, यानी सभी की संतानें हो गई, सभी की संपत्ति है, सभी की स्त्रियां हैं। ऐसा जो विचार दिया वो क्या दिया है? पत्नियों का, यानी स्त्रियों या पत्नियों का साम्यवाद। यह भाई विचार किसका है? प्लेटो का है। प्लेटो कह रहा है सामूहिक रूप से सभी स्त्रियां, है ना, लेकिन ये केवल आम जनता के लिए नहीं है, यानी उत्पादक वर्ग के लिए व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था केवल और केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। और उनका मानना था, यानी प्लेटो का ये मानना था कि भाई अगर परिवार होगा तो चारित्रिक रूप से ये शासक वर्ग जो है वो भ्रष्ट हो सकता है। तो जब परिवार ही नहीं तो भ्रष्ट होने की संभावना ही नहीं, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो वाली स्थिति कर दी उसने, है ना। प्लेटो का अपना जो विचार है वो क्या है? यही तो है कि सामूहिक रूप से सभी स्त्रियां पर समान रूप से अधिकार है ना, और उनसे जो उत्पन्न होगी संतान वो भी सभी की हो गई। ऐसा विचार प्लेटो ने दिया। किसके संदर्भ में? स्त्रियों या पत्नियों के साम्यवाद के संदर्भ में। तो दो बातें निकल के आती हैं, एक तो संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा स्त्रियों या पत्नियों का साम्यवाद। और मैं ये बता रहा हूं कि ये दोनों की दोनों बातें केवल और केवल किस पर निर्भर है? शासक वर्ग के लिए और सैनिक वर्ग, दोनों वर्गों के लिए।
आम जनता के लिए यानी उत्पादक वर्ग के लिए ये नहीं था। तो प्लेटो के हमने जो आज चर्चा में शामिल किया है वो क्या, प्लेटो का जन्म है ना, कहाँ पर हुआ, कौन कौन से उसने ग्रंथ लिखे, और न्याय के प्रति उसकी क्या अवधारणा थी, आदर्श राज्य की क्या अवधारणा थी, शिक्षा के प्रति उनके क्या विचार, और साम्यवाद, इस पर हमारी चर्चा आज रही। अब प्लेटो के संदर्भ में जो भी पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं इनको भी आप देख लीजिए, तो सारा प्लेटो का टॉपिक आज तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।